चलो गाइस, चालू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आज है सेक्शन 9 इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, चलो, है ना। तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या है, मतलब कि देखो, अगर कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो अब क्या क्या चीजें उसको मिल जाने वाली है। ठीक है बच्चों, चलो देखो, तो क्या क्या चीजें एप्लीकेबल होने वाली, कुल मिलाकर ये पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई, जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई, है ना। कौन सी डेट, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखी होगी, है ना। जो सब्सक्राइबर्स हैं मेमोरेंडम के, याद है आपको, शुरू के लेक्चर आप रेफर कर सकते हो अगर ये दिक्कत हो इसमें तो। जो सब्सक्राइबर्स हैं मेमोरेंडम के और जितने भी लोग हैं, है ना, जो बाद में मेंबर्स बनेंगे, वो सब मिल करके क्या कहलाएंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब रजिस्ट्रेशन की डेट से, रजिस्ट्रेशन की डेट से द कंपनी विल बी, रजिस्ट्रेशन की डेट से द कंपनी विल बी सेपरेट लीगल एंटिटी। द कंपनी विल एक्वायर द स्टेटस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है ना, द कंपनी विल एक्वायर द स्टेटस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। सच अ रजिस्टर्ड कंपनी shall be capable of exercising all the functions of an incorporated company under this act and having perpetual succession with power to acquire, hold and dispose of property both movable and immovable। देखो देखो समझो, हम जो कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, कि कंपनी फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा आपने कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है ना, और कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। क्लियर है, कंपनी अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, यानी जितनी भी चीजें जो कि एक पर्सन कर सकता है। ठीक है ना, जो भी चीजें एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है, बस ऑब्वियस बात है शादी नहीं कर सकती ना कंपनी, आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन। ठीक है ना, तो उसके अलावा जो भी एक नेचुरल पर्सन कर सकता है वो सारे काम जो है वो कंपनी कर लेगी। बस कंपनी वो काम किसके थ्रू करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। लेकिन एक कैच और है इसमें, कि कंपनी वो सारे काम कर लेगी जो उसके मेमोरेंडम में लिखे हुए। आ रहा है समझ में। तो ये सारा मैटर क्या है कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया कंपनी का, एक बार कंपनी का क्या हो गया बच्चे, रजिस्ट्रेशन, तो उसके बाद फिर बीओडी कंपनी के नाम पर वो सारी चीजें कर सकते हैं जो कि मेमोरेंडम में लिखी हुई है, वो सारी चीजें जो कि मेमोरेंडम में लिखी हुई है। ठीक है बच्चे, चलो, है ना। इनकॉर्पोरेशन की डेट कौन सी मानी जाएगी, जो सर्टिफिकेट में लिखेगी। कौन सा सर्टिफिकेट भैया, सर्टिफिकेट वाला बेटा जो कि आरओसी ने दिया था। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है बच्चे, है ना। द कंपनी बिकम्स अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटर्स। द कंपनी बिकम्स द लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटर्स। ठीक है ना, एंड देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस a binding contract between the company and its members as evidenced by memorandum and articles of association। मतलब क्या बोल रहे बच्चे, देखो क्या बोल रहे हैं, वहां से एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कौन सा बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बेटा, ठीक है, कंपनी और मेंबर के बीच में। तुम ऐसा समझ लो कि कंपनी जिस दिन रजिस्टर हुई उस दिन से कंपनी एक अलग पर्सन हो गई, और उसके जो मेंबर्स हैं ना बच्चे, वो अलग पर्सन तो थे ही ऑब्वियसली। क्लियर है, तो जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई उस दिन से ये कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हो गया, कंपनी और मेंबर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरीके से। और इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स जानते हो कहां पर है, हर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स होती है ना, तो इसकी टर्म्स कहां पर है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है क्या बच्चे, ठीक है ठीक है। चलो अब देखो, इट हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस अंटिल इट इज डिसॉल्व्ड बाय लिक्विडेशन। मतलब ये तब तक चलती रहेगी जब तक इसको बंद ना कर दिया जाए। इसको हम डेलिबरेटली क्या कर सकते हैं बच्चे, बंद कर सकते हैं, है ना, अपनी मर्जी से बंद कर सकते हैं। क्लियर है, जब तक इसको इसका नाम रजिस्टर से हटा ना दिया जाए, है ना। अ शेयर होल्डर बाय शेयर्स डज नॉट बाय एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। मतलब ऐसे समझ लो कि कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी किसकी रहेगी, कंपनी की रहेगी। तो ये कंपनी की प्रॉपर्टी तो कंपनी की रहेगी ना। हाँ, लेकिन यहां कैच ये लेकिन यहां पर कैच क्या है कि मेंबर की नहीं होगी प्रॉपर्टी। समझो ये, इस बात को समझिए आप।
आपने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी ने उससे क्या खरीद लिए? असेट्स। आपने कंपनी को पैसे दिए, कंपनी ने उससे क्या खरीद लिए? असेट्स खरीद लिए। ठीक है बच्चे। अब देखो यहां पर ये ना सोचे मेंबर कि यार मैंने दिए पैसे तो मेरे पैसे से ही तो वो प्रॉपर्टी खरीदी है ना, तो वो प्रॉपर्टी मेरी होगी। वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं हुई। आ रहा है समझ में? जिस दिन से कंपनी रजिस्टर हुई उस दिन से वो जो प्रॉपर्टी है उसकी पूरी ओनरशिप किसकी होगी? कंपनी की। समझ में आ रहा है? मेंबर ये बोल सकता है कि हाँ मैंने कंपनी को पैसे दिए, लेकिन मेंबर ये नहीं बोल सकता कि ये जो प्रॉपर्टी खरीदी गई इस पे मेरा अधिकार है, क्योंकि कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई मान लो बैंक लोन देता है, आ रहा है समझ में? तो लोन दे करके वो जो चीज खरीदेगा वो बंदा लोन से, उस पर अधिकार नहीं हो जाता है बैंक का। क्लियर है? वो अलग से कॉन्ट्रैक्ट करके कर लो अपना अधिकार तो अलग बात है। ठीक है, चलो लीगल पर्सनालिटी बन गई कंपनी की एक अलग। क्लियर है ना? And from that moment, the person subscribing to the memorandum and other persons joining as members are regarded as body corporate or a corporation in aggregate, and the legal person begins to function as an entity. ठीक है ना? तो वो legal person बन जाता है, as in लीगल पर्सन बन जाती कंपनी। कंपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस मिल जाता है कानूनी तौर पर, लीगल तौर पर कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन ऑल टुगेदर। ठीक है बच्चे? कंपनी जो है वो सेपरेट पर्सन की तरह रिकॉग्नाइज होती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, है ना, अपने मेंबर से अलग। उसके बाद कंपनी शेयर्स परचेज कर सकती है किसी दूसरी कंपनी को, आ रहा है समझ? और कंट्रोलिंग बन सकती है। ये बात तो अपन ने टाइप्स ऑफ कंपनी में पढ़ी ली है। जो टाइप्स ऑफ कंपनी है उसमें होल्डिंग कंपनी जो होती है, इट कैन बी अ कंट्रोलिंग कंपनी। हाउएवर, merely because company purchases all shares of another company, it will, मतलब देखो समझो, एक कंपनी के सारे शेयर्स भी कोई दूसरी कंपनी खरीद ले तो भी उसका लीगल एक्सिस्टेंस खत्म नहीं होता बच्चों। क्लियर है? उसका लीगल एक्सिस्टेंस जो है वो रहेगा। ठीक है? each company is a separate juristic entity. ठीक है? As stated above, the law recognizes such a company as a juristic person. ठीक है, juristic person भी बोल देंगे उसको। ठीक है ना? सेपरेट पर्सन बोल देंगे। वही सारी बातें हैं जो रिपीट हो रही है। क्लियर है ना? अब एंटायर शेयर कैपिटल अगर मान लो कि किसने लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक कंपनी है जिसपे सीजी ने सारा पैसा लगाया। सारा पैसा किसने लगाया? सीजी ने। लेकिन बेटा कंपनी एक अलग पर्सन की तरह मानी जाएगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है ना? इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी एंड डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी एंड डज नॉट मेक कंपनी एन एजेंट ईदर ऑफ प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब देखो, किसी बंदे ने अगर मान लो कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, बहुत ज्यादा खरीद लिए, तो क्या कंपनी को एजेंट मान लेंगे? नहीं, कंपनी विल नॉट बी द एजेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर मान लो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो क्या ये एजेंट बन जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की? बिल्कुल भी नहीं बच्चे। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, अलग पर्सन की तरह। बस इसकी ओनरशिप किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है बच्चे, है ना? चलो, इसके बाद फिर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है बच्चे? चलो गाइस, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्यार से अपन इसको क्या बोलते हैं? एमओए। ठीक है ना? क्लियर है? चलो गाइस, सबसे की डॉक्यूमेंट, सबसे मेन डॉक्यूमेंट तुम ये समझ लो ना कि अपन कंपनी को क्या कर रहे हैं? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का दर्जा दे रहे हैं। अपन कंपनी को क्या कर रहे हैं बच्चे? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का दर्जा दे रहे हैं। तो कंपनी क्या कर सकती है भाई? कुछ भी कर सकती है क्या? ऐसा नहीं है। अरे समझ में, अगर हम किसी आर्टिफिशियल पर्सन को एकदम पर्सन जैसे ट्रीट कर रहे हैं, है ना, आर्टिफिशियली है ना, तो हमको उसकी बाउंड्रीज तय करनी पड़ेंगी। और वो जो बाउंड्रीज हैं वो कौन तय करता है? वो कौन डिसाइड करता है बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बहुत बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे कि नेम है ना, सिचुएशन है, ये जो सारी चीजें हैं ये कौन डिसाइड करता है गाइस? ये सब डिसाइड करता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है? तो मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, ये लीगल डेफिनेशन है जिसका कोई खास मतलब है नहीं। क्लियर है? ठीक है? मतलब ये एक्चुअली में ये लीगल एनफोर्समेंट के लिए होता है कि पुरानी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है या तो फिर बाद में बदल दिया गया तो वो वही माना जाएगा कि नहीं, उसके लिए है बस। ठीक है ना? तो बेस डॉक्यूमेंट है, ये कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के बनने के लिए सबसे मेन डॉक्यूमेंट है। आपको याद होगा हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पढ़ी थी, अगर आपको इनकॉर्पोरेशन करवाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, और उनमें से एक बहुत मेन डॉक्यूमेंट कौन सा था बच्चे? मेमोरेंडम।
क्लियर। इनफैक्ट सबसे पहला इसको कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। कंपनी का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इसी पर आधारित होता है, ठीक है ना। चलो, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स सिमिलर टू अदर कंपनी अग्रीमेंट्स एंड रेजोल्यूशन इज सब्जेक्ट टू कंपनीज एक्ट। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा भाई, मेमोरेंडम में जो लिखा रहेगा कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा, कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है बच्चे, है ना। बट कंपनीज एक्ट सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा पावर किसके पास है बच्चे? कंपनीज एक्ट के पास, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मेमोरेंडम आर्टिकल्स आप कैसे भी बना लो, मेमोरेंडम आर्टिकल्स आप कैसे भी बना लो, आ रहा है समझ में, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही रखना पड़ेगा उसको। आ रहा है समझ में क्या? क्लियर है? मतलब अगर कंपनीज एक्ट के खिलाफ गया, अगर आपका मेमोरेंडम किसके खिलाफ गया? कंपनीज एक्ट के खिलाफ, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? नहीं जा सकता मतलब, ठीक है। क्लियर है ना। चलो, तो उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं? तो इंपॉर्टेंस मतलब सबसे ज्यादा किसके बच्चे? कंपनीज एक्ट के, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं किसको लेकर के? मेमोरेंडम को लेकर के, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम, ठीक है ना। क्यों बनता है ये, क्या है, इसके बारे में जनरल डिटेल्स जो है वो हम जानते हैं। इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब मेन, मकसद जिसको बोलेंगे बच्चे। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे अपन? मकसद। जिस मकसद के लिए कंपनी जो है वो बनी हुई है, ठीक है बच्चे। देखो, फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड देयरफॉर आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन, इट्स ऑपरेशंस। पॉसिबल स्कोप, इससे क्या पता चल रहा है? ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड, कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड मेमोरेंडम। ये बहुत मेन बात है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, द कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड मेमोरेंडम। पॉइंट क्या है बेटा? पॉइंट क्या है? देखो बेटा, पॉइंट ये है, ठीक है, कि मान लो फॉर एग्जांपल मेमोरेंडम में लिखा है कि भैया आप फर्नीचर का बिजनेस करना है, फर्नीचर का बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप लैपटॉप खरीद खरीद के बेचने लगो तो समझ रहे, लीगली इट इज नॉट अलाउड, मतलब कि फिर कंपनीज एक्ट में डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर आपने कंपनी बनाई है, आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में फर्नीचर लिखा है, लैपटॉप नहीं लिखा है, तो आप लैपटॉप नहीं बेच पाओगे। क्या ये क्लियर है गाइस? ठीक है ना। तो मुझे बता देना कोई भी इशू हो तो, है ना। Beyond which its actions cannot go. It enables shareholders, creditors and all those who deal with the company to know what its powers are. इसका मकसद क्या होता है? ठीक है, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम काय के लिए होता है? बेसिकली इट, मेमोरेंडम एक्सप्लेन्स, किसको एक्सप्लेन करता है? क्रेडिटर्स, मेंबर्स एक्सेट्रा को, है ना, इन लोगों को एक्सप्लेन करता है क्या? कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। ठीक है क्या बच्चे? क्लियर है ना। चलो, ठीक है गाइस, और क्या है? ठीक है, एक सेकंड। पब्लिक डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम, जो है वो क्या है बच्चे? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। क्लियर है? कोई भी उसको देख सकता है, क्योंकि ये रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हो जाता है। किसके पास रजिस्टर हो जाता है बच्चे? रजिस्ट्रार के पास। ठीक है गाइस, क्लियर है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो पब्लिक ऑफिस है, रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है वो पब्लिक ऑफिस है, तो कोई भी जाकर के वहां पर डॉक्यूमेंट रजिस्टर करा सकता है। ठीक है ना बच्चे? चलो, तो एक बार हमने इसको आरओसी में रजिस्टर कर दिया, मान लेंगे कि सबने पढ़ लिया, इसको लिख लेते हैं। एक बार मेमोरेंडम आरओसी के पास रजिस्टर हो गया तो मान लिया जाएगा कि कंपनी ने पब्लिकली अपना अपना स्कोप वगैरह बता दिया है।
अब बेटा कंपनी के ऊपर कोई केस वेस नहीं होगा, आ रहा है समझ में? किस बात को लेकर के कि तुमने बताया, कंपनी को बताने की जरूरत ही नहीं है। अब कंपनी जा करके किसी को नहीं बताएगी कि क्या हमारा स्कोप है, वो जा करके आरओसी में चेक कर लो। क्लियर है बच्चे? ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे क्या बोल रहे हो, है ना? द शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पस, गाइस मस्ट लिखा हुआ, ठीक है? द शेयर होल्डर्स मस्ट नो द पर्पसेस फॉर विच द मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी, फॉर विच मनी कैन बी यूज्ड। देखो गाइस, ठीक है, सिंपल सिंपल समझ लो। जैसे जैसे अपन इसमें आगे बढ़ेंगे ना, तो कुछ कुछ बातें हैं जो बाद में बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाएंगी। आप मेमोरेंडम क्यों बनता है ना, ये नॉर्मली शुरू में समझ में नहीं आता है सबको कि भाई मेमोरेंडम क्यों बन रहा है। मेमोरेंडम बनने का बहुत प्रॉपर पर्पस है कि भाई कंपनी के अधिकारों को लिमिट करना है, हम उसको एक पर्सन का दर्जा दे रहे हैं। और हो ही रहा है कि जब कंपनी बनेगी ना, ठीक है, इसको एक सेकेंड, है ना, जब कंपनी बनेगी तो मेंबर्स उसमें पैसा लगाएंगे, है ना, और कंपनी चलाएगा कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो भाई ये बहुत गड़बड़ बात है ना, समझ में आ रहा है? ये रिलेशन देख रहे हो आप कि कंपनी जो है उसमें पैसा लगा हुआ है मेंबर्स का, मेंबर्स पैसे लगा रहे हैं, लेकिन डिसीजन मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हो रहे हैं भाई। तो इन लोगों ने अपने मर्जी से कुछ भी कर लिया तो, और यही चीज कंट्रोल करने के लिए, इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए मेमोरेंडम बनता है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, वो कंपनी के साथ कुछ भी कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप जो डिसीजन लेना कंपनी के बिहाफ में लो, आपको अधिकार दिया गया है। लेकिन मेमोरेंडम देख करके मेंबर्स को एटलीस्ट ये पता है कि मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को कहां लेकर के जा सकते हैं या क्या डिसीजन उनके बिहाफ में ले सकते हैं। क्लियर है? तो शेयर होल्डर्स को पर्पस पता होना ही चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, शेयर होल्डर्स को नहीं बताओगे क्या कि क्या पर्पस है, किसके लिए मनी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? एंड व्हाट रिस्क ही इज टेकिंग। व्हाट रिस्क मतलब ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा बिजनेस कर रही है कंपनी, ताकि मुझे रिस्क का पता लग पाए। ठीक है बच्चे, है ना? ठीक है, चलो। हाउएवर अ कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम मेमोरेंडम। कैन नॉट, शुड नॉट नहीं है, करना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है कि भैया मेमोरेंडम के बाहर नहीं जा सकते, जाना नहीं चाहिए नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नहीं जा सकते। क्लियर है? तो कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड मेमोरेंडम बेटा। हाउएवर इंपेरेटिव इट मे बी नेसेसिटी फॉर द रिपोर्ट, कितने भी जरूरी हो, लीगली अलाउड ही नहीं है भाई, मेंबर्स की परमिशन के बिना थोड़ी ना कर लोगे आप। आ रहा है समझ बेटा? मेमोरेंडम से डिपार्चर कर रही है ना कंपनी, इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उन्होंने पहले शेयर होल्डर को नहीं बताया, और ये गलत हो जाएगा। किसी और का पैसा है भाई, उसके हिसाब से करना चाहिए आपको सारा कुछ काम जो है। क्लियर है ना बच्चा? ठीक है, तो इट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और एंगेज एनी ट्रेड और बिजनेस व्हिच इज बियॉन्ड द पावर कन्फेस्ड ऑन इट बाय द मेमोरेंडम। ऐसा कुछ भी नहीं करना जो मेमोरेंडम के बाहर हो। मेमोरेंडम कंपनी को पावर देता है। अगर कंपनी ने कोई भी ऐसा एक्शन किया जो कि उसकी पावर के बाहर है, अगर कंपनी ने कोई भी एक्शन किया जो कि मेमोरेंडम के बाहर है, मतलब उसकी पावर के बाहर है, तो उसको उसको नाम दिया गया अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा मींस बियॉन्ड। अल्ट्रा वायरस मुझे लगता है आप लोगों को उसमें फाउंडेशन में भी था, बियॉन्ड पावर। मेमोरेंडम के बाहर गए और हम मान लेंगे कि भैया आपने बियॉन्ड पावर एक्ट किया, माना ही नहीं जाएगा कि वो एक्ट कंपनी ने किया। भैया कंपनी के पैसे लगा दिए तो वो वापस करने पड़ेंगे। इसका मतलब कि वो जो थर्ड पार्टी है उसको कोई राइट ही नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो उनको बोले जा करके, क्योंकि कंपनी में पैसा मेंबर्स का लगा हुआ है, और मेंबर्स ने पैसे इसलिए दिए कि मेमोरेंडम में कुछ कुछ लिखा हुआ था। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ ऐसा काम करने लगे जो कि मेमोरेंडम में ही नहीं लिखा है, तो भैया वो बोर्ड की गलती है, वो मेंबर्स की गलती नहीं। कंपनी के ऊपर कुछ भी एक्शन हो रहा है तो एक तरीके से मेंबर्स के ऊपर आ रहा है ना। क्लियर है? तो पॉइंट क्या है, इस चीज को स्लो में दोबारा से सुन लेना, जो मैंने पूरा बोला ना ये बहुत इंपॉर्टेंट था एक्चुअली में। ठीक है, तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। क्लियर है? बेसिकली मेमोरेंडम में जो लिखा हुआ है उस पर मेंबर्स ने अप्रूवल दी है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ भी करो, जो भी लिखा हुआ उसके दायरे में रह करके कुछ भी करो, उसके बाहर जाकर के कुछ किया, वो एक्ट कंपनी का ही नहीं माना जाए, वो एक्ट कंपनी का ही नहीं माना जाए। समझ गए ना आप लोग? ठीक है, चलो। तो गाइस क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम जो है ना, उसको मैं अलग से करा दूंगा, है ना? ठीक है, या तो इसी लेक्चर में या तो नेक्स्ट में, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड बच्चे।
चलो बाय बाय।